हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अरविंद कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आई होप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करें अपना टॉपिक। और आपको पता है अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था ब्लड बैंक सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था? ब्लड बैंक सब्जेक्ट चल रहा था। और उसके अंदर मैंने आपको ब्लड बैंक का इंट्रोडक्शन, कि ब्लड बैंक क्या होता है, देन मैंने ब्लड बताया आपको कि नॉर्मल ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, वो ब्लड फंक्शन कैसे करता है, ठीक है। वो सारी चीज बताई मैंने आपको, ठीक है। और अपनी जो नेक्स्ट क्लास हो चुकी थी या प्रीवियस क्लास जो अपने पढ़ चुके थे उसमें अपन ने पढ़ा था कि ब्लड डोनेशन कैसे लेते हैं एक डोनर का। कि अगर किसी का डोनेशन लेना है, कोई डोनर डोनेशन देना चाहता है या ब्लड डोनेट करना चाहता है, तो उसका डोनेशन कौन कौन सी उसको प्रोसेस होती है, किन किन प्रोसेस से डोनर को गुजरना पड़ता है, वो सारी चीजें अपन ने क्या करी थी, पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, अब अपन आज उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे चीजें पढ़ेंगे। उस टॉपिक को मैंने पढ़ाने से पहले आपको हल्का फुल्का किसका इंट्रोडक्शन बताया था कि ब्लड बैग क्या होता है। क्योंकि डोनेशन लेने से पहले अपन को किसके बारे में पता होना चाहिए? ब्लड बैग के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि डोनेशन किसके अंदर लेना होता है? ब्लड बैग के अंदर लेना होता है। हालांकि ब्लड बैग का टॉपिक अपने ब्लड बैंक सब्जेक्ट के अंदर अलग से पूरा टॉपिक चलता है, लेकिन अपन को वो टॉपिक थोड़ा सा आगे पढ़ना होता है। इस वजह से मैंने आपको कल क्या बताया था? ब्लड बैंक का जनरल इंट्रोडक्शन बताया था कि ब्लड बैंक के अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। देन उसके बाद मैंने आपको डोनर स्क्रीनिंग या ब्लड डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया वाला टॉपिक क्या करवाया था, स्टार्ट करवाया था। ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि डोनर को फिजिकल एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है, देन फिर उसका डोनर का मेडिकल एग्जामिनेशन करा जाता है, और उसके बाद डोनर का करा जाता है लेबोरेटरी टेस्ट। तो अपन ने जो कल की प्रीवियस क्लास हो चुकी थी, अगर उस क्लास को किसी ने जाकर नहीं देखा तो कमेंट लिंक बॉक्स में आपका उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो जाकर क्लास जरूर देखे, ताकि आने वाले जो अब टॉपिक है, क्योंकि पहले की क्लास देखना जरूरी है, तभी आज की क्लास समझ में आएगी, और आज की बाद की जो क्लास होगी वो आपको क्या आएगी, समझ में आएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्या दिया गया है, लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इसकी प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे, अपन ने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि डोनर का फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। कि डोनर को फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि डोनर को देखकर अपन को कुछ चीजों का क्या लगाना होता है, पता लगाना होता है, या डोनर से पूछ कर या डोनर को चेक करके। डोनर अपने सामने क्या होता है, फिजिकली रूप से प्रेजेंट होता है, और फिजिकली रूप से प्रेजेंट है तो अपन को डोनर को देखना है कि ये फिजिकली रूप से फिट है या अनफिट है, या मेंटली रूप से फिट है या अनफिट है, या सोशली रूप से फिट है या अनफिट है। तो आपने तीन प्रकार की फिटनेस की बात करी थी। फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, और सोशली भी फिट होना चाहिए। देन अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन में दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि डोनर को क्या लेने चाहिए, प्रॉपर डाइट ली हुई होनी चाहिए, मतलब कि खाना अच्छे से खाया हुआ होना चाहिए, कभी भी भूखे पेट ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज मैंने आपको इसके अंदर बताई थी कि डोनर का बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है दोस्तों कि अपने शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कितना प्रेशर से, अपने जो वेन्स होती है या जो आर्टरी होती है उनमें कितनी प्रेशर से वो फ्लो हो रहा है, अपनी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि डोनर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर होना चाहिए, और आपको पता होगा कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ब्लड प्रेशर कितना होता है, वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ये इसकी mm ऑफ Hg तो क्या होती है, ब्लड प्रेशर की यूनिट होती है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 होता है, जिसमें 120 तो कौन सा प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और 80 कौन सा प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ये तो हो गई अपनी बीपी की बात। अब अपन तीसरी चीज पढ़ेंगे इसमें कि पल्स रेट कितनी होनी चाहिए। भाई अपनी बॉडी में नाड़ी, अपन बोलते हैं कि पहले पहले के जमाने में क्या चलते थे, नाड़ी बैच चलते थे, तो नाड़ी देखकर पता लगा देते थे कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी नहीं है। तो अपनी पल्स रेट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं नाड़ी या नब्ज बोलते हैं, उसकी रेट कितनी होनी चाहिए। तो मैंने आपको दोस्तों कल उसकी रेट बताई थी कि 80 से 100, या तो 80 से कम नहीं होनी चाहिए और 100 से क्या नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। 80 और 100 के बीच में क्या होनी चाहिए, एक मिनट के अंदर कितनी बार पल्स चलनी चाहिए, 80 से 100 बार। तो मैंने आपको बताया था कि पल्स रेट कितनी होनी चाहिए, 80 से 100 बीट्स पर मिनट, एंड क्या होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 2 मिनट पल्स तो 80 से 100 के बीच में आ गई और 2 मिनट बाद गायब हो गई और फिर 2 मिनट बाद वापस स्टार्ट हो गई।
क्योंकि पल्स कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। अगर जैसे ही पल्स डाउन होगी तो बिल्कुल बीपी डाउन हो जाएगा, और बीपी डाउन हो जाएगा तो पेशेंट बिल्कुल क्या चल जाएगा, कोमा में चल जाएगा। तो पल्स रेट क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, और नॉर्मल पल्स रेट की रेंज होती है 80 से 100 बीट्स पर मिनट एंड रेगुलर। ये तो हो गई अपनी पल्स की बात। फिर नेक्स्ट अपन ने टॉपिक पढ़ा था इसमें कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन के अंदर बॉडी क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर करनी चाहिए। या ये नहीं कि डोनर का टेम्परेचर बिल्कुल 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है तो डोनर को क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। और चलते फीवर में या डोनर को फीवर आ रहा है या बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका अपन क्या नहीं ले सकते, डोनेशन नहीं ले सकते। तो बॉडी का जो टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर डोनेशन लेते टाइम कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको जब सालिज मेथड पढ़ाया था तो उसमें मैंने हीमोग्लोबिन की रेंज बताई थी कि मेन के अंदर, वुमेन के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर। वो तो रेंज होती है, लेकिन डोनेशन देने के लिए एक हीमोग्लोबिन की फिक्स क्राइटेरिया होता है कि इतना हीमोग्लोबिन तो कम से कम क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि 12.5 ग्राम के बराबर या 12.5 ग्राम से ऊपर है वही क्या इंसान क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन एक इंसान के अंदर कितना होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कितना होना चाहिए, 12.5 ग्राम परसेंटेज होना चाहिए। देन इसके बाद अपन आगे फिजिकल एग्जामिनेशन को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपके इसके अंदर दो चीज और रह गई थी। एक तो अपन बताएंगे कि डोनर की उम्र कितनी होनी चाहिए और डोनर का वेट कितना होना चाहिए। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे कि डोनर की डोनेशन देने के लिए उसका उम्र का क्राइटेरिया क्या रखा गया है या फिर उसका एज ग्रुप क्या रखा गया है कि इस एज से इस एज के बीच में क्या दे सकता है, वो डोनेशन दे सकता है। ठीक है दोस्तों, जो आपका ब्लड डोनर स्क्रीनिंग है या ब्लड डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आपके डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के ब्लड बैंक या हेमेटोलॉजी का जो पेपर लगता है उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पांच बार नहीं, कम से कम अब तक 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 20 नंबर का, और पहला ही क्वेश्चन आपको हेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग के पेपर में ये देखने को मिल जाता है। आपके अभी जस्ट सीनियर बैच के जो एग्जाम हुए हैं, अभी जिनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी ब्लड बैंक का ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल 20 नंबर के अंदर आया था। एक बार नहीं, बहुत बार ये टॉपिक आ चुका है। और ये चीजें जनरल चीज भी है, आपको जनरल जो अपना जीवन चलता है उसके अंदर भी आपको चीज पता होना चाहिए कि डोनेशन देने के लिए अपन को किन किन क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। क्योंकि कहीं जरूरी नहीं है अपन तो ये सब्जेक्ट है अपने पास, तो भाई डोनेशन तो कोई भी दे सकता है। भाई चलता फिरता आदमी भी डोनेशन, अदर फील्ड का हो, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो, तो कोई रेलवे डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, डोनेशन जिसकी इच्छा है वो स्वैच्छिक रक्तदान कर सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, जनरल नॉलेज की भी है कि एक इंसान को ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि डोनेशन देने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और कौन कौन से प्रोसेस होता है। उन प्रोसेस को अपन डोनर को क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ब्लड बैंक सब्जेक्ट चल रहा है और उसके अंदर टॉपिक कौन सा चल रहा है, डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया, या दूसरा नाम इसका बोलते हैं डोनर स्क्रीनिंग, या डोनर की स्क्रीनिंग करते हैं अपन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये तो क्या है अपने टॉपिक का नाम है, ब्लड डोनेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया और डोनर स्क्रीनिंग। अब अपन ने इसका कौन सा एग्जामिनेशन पढ़ रहे थे, अपन इसका फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ रहे थे। कौन सा एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको इसके अंदर क्या बता दिया था, सारी चीज बता दी थी। दो चीज अपनी रह गई थी इसके अंदर, एक तो मैंने आपको वेट नहीं बताया था और एक नहीं बताई थी एज। तो मैं आप उन दोनों चीजें की अपन क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक है, कि वेट क्या होना चाहिए और एज क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन एज की बात करेंगे। अगर कोई डोनर डोनेशन या ब्लड देना चाहता है या ब्लड डोनेट करना चाहता है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, तो उसकी एज होनी चाहिए दो तो 18 से 65 ईयर। कितनी होनी चाहिए, 18 से 65 ईयर। 18 से तो कम नहीं होनी चाहिए और 65 साल से क्या क्या नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 18 से 65 वर्ष तक के अगर बीच में किसी डोनर की, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो,
ठीक है। अगर इसके बीच किसी डोनर की उम्र है तो वो क्या कर सकता है, डोनेशन दे सकता है। ये एज दोनों के लिए लागू होती है, वो मेल के लिए भी लागू होती है एंड फीमेल के लिए भी लागू होती है। ऐसा नहीं है मेल की उम्र कुछ और है और फीमेल की उम्र कुछ और है डोनेशन देने के लिए, नहीं दोस्तों। एज दोनों की बिल्कुल सेम रहती है, 18 से तो कम नहीं होनी चाहिए और 65 वर्ष से क्या नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्या होता है, एज का क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। दूसरी चीज मैंने आपको पढ़ी, अब अपन पढ़ेंगे वेट की, वेट कितना होना चाहिए। वेट कितना होना चाहिए, नॉर्मल बॉडी वेट होना चाहिए 45 किलोग्राम। कितना होना चाहिए नॉर्मल बॉडी वेट ब्लड डोनेट करने के लिए, 45 किलोग्राम। 45 किलोग्राम से कितना ही ऊपर हो, चाहे वो 45 का 50 हो जाए, 50 से 55, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 2 कुंटल, 3 कुंटल, कितना भी हो जाए, ठीक है, वो क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए, 45 किलोग्राम के बराबर या 45 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए। तो वेट क्या होना चाहिए, या तो 45 किलोग्राम के बराबर होना चाहिए या 45 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए। ये भी वेट दोनों मेल और फीमेल का क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। मेल का भी इतना ही होना चाहिए और फीमेल का भी इतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है मेल का तो कुछ अलग वेट डोनेशन के लिए है और फीमेल का कुछ अलग वेट है डोनेशन के लिए। दोनों का क्राइटेरिया, जो वेट का क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। और कौन सा सेम रखा गया है, 45 किलोग्राम के बराबर या 45 किलोग्राम से ज्यादा। तो वो क्या कर सकता है, वो इंसान या वो मेल या वो फीमेल क्या कर सकती है, डोनेशन दे सकती है। और किसका डोनेशन दे सकती है, ब्लड का डोनेशन दे सकती है। तो दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन में मैंने आपको 8 टॉपिक करवाए, 8 टॉपिक वापस आपको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि डोनर क्या होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि डोनर भूखे पेट नहीं होना चाहिए या उसको प्रॉपर डाइट ली हुई होनी चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तीसरी चीज मैंने आपको पढ़ाई कि ब्लड प्रेशर या जो जितना भी ब्लड का प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन के अंदर होना चाहिए। और नॉर्मल कंडीशन के अंदर ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg, ये इसका ब्लड प्रेशर हो गया। तीसरी चीज मैंने आपको बताई इसके अंदर की पल्स रेट कितनी होती है, तो पल्स रेट मैंने आपको बताई 80 से 100 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। फिर चौथी चीज मैंने आपको बताई इसके अंदर की बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपको बताया मैंने कि एज का ग्रुप क्या होना चाहिए, तो एज ग्रुप होना चाहिए इसके अंदर 18 से कम, 18 से ज्यादा और 65 से कम, यानी कि 18 से 65 वर्ष के बीच में जिनकी भी एज है वो क्या कर सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। देन इसके बाद मैंने आपको इसके अंदर बताया वेट कितना होना चाहिए, तो 45 किलोग्राम से जिनका भी वेट ज्यादा है या 45 किलोग्राम के बराबर अगर वेट रखता है कोई, तो वो क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। फिर एक चीज और रह गई इसके अंदर दोस्तों कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, 12.5 ग्राम के बराबर तो हीमोग्लोबिन कम से कम होना ही चाहिए। इसके अगर ज्यादा हो रहा है लगभग 20 तक, 12.5 ग्राम से लगभग 20 तक अगर किसी का हीमोग्लोबिन आ रहा है तो वो क्या कर सकता है दोस्तों, ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। 20 से अगर किसी का ज्यादा आ रहा है तो भी वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, और उसका भी एक रीजन है दोस्तों, वो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही हीमोग्लोबिन 20 के ऊपर जाता है तो ब्लड इतना गाढ़ा हो जाता है कि ब्लड फ्लो सर्कुलेट ही नहीं हो पाता आगे। और ब्लड अगर एक बार वह बैग के अंदर जा रहा है, और बैग के अंदर मैंने आपको बताया था किससे जाता है, ब्लड बैग की जो ट्यूब होती है उससे जाता है। अगर ट्यूब के अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा आ रहा है तो वो क्या कर जाएगा, हो जाएगा गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा हो जाएगा तो बिल्कुल ट्यूब के अंदर ही क्या हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा। तो बैग के अंदर क्या नहीं जा पाएगा, ब्लड नहीं जा पाएगा। इसलिए जिनका हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है उनका उनका ब्लड वैसे काम में भी नहीं रह जाता, क्योंकि वो फ्लो ही नहीं होता, बॉडी में सर्कुलेट ही नहीं करेगा। अगर बॉडी में सर्कुलेट ही नहीं कर रहा तो वो क्या कर देगा, अपनी वेन को ब्लॉक कर देगा, या जितनी भी अपने हार्ट के अंदर अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचे, क्योंकि अगर हार्ट के अंदर क्या जाता है, ब्लड किसके थ्रू जाता है, वेन्स के थ्रू जाता है। और वेन्स के ब्लड के अंदर क्या जाती है, सारी ऑक्सीजन और O2 और CO2 जाती है। अगर O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो हार्ट में क्या आ जाएंगे, बिल्कुल हार्ट को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, हार्ट में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, अटैक आने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए जिनका हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है उनको अटैक आने की जो चांसेस होते हैं वो क्या रहते हैं, थोड़े से हाई रहते हैं, उनको रिस्क रहता है कि इनको क्या आ सकता है, अटैक आ सकता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन को ज्यादा भी नहीं रखना तो कम भी नहीं रखना, हीमोग्लोबिन ज्यादा भी हानिकारक है तो कम भी हानिकारक है। ज्यादा हानिकारक क्यों है, ज्यादा हानिकारक तो ब्लड फ्लो अपनी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो अपनी जो ऑर्गन्स है उनको क्या नहीं पहुंच पाएगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। और ऑक्सीजन अगर ऑर्गन्स को नहीं पहुंच पा रही और CO2 को वापस ऑर्गन रिलीज नहीं कर रहा तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। और जैसे ऑर्गन ने अपना काम करना बॉडी के अंदर बंद किया तो अपनी बॉडी क्या रुक जाएगी, पूरी रुक जाएगी, और अपनी इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और अगर हीमोग्लोबिन कम रहता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, अपन एनीमिया कहते हैं, के अंदर उसको उसको क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम आ रहा है तो भी क्या हो जाती है, बॉडी
डेथ की स्टेज पे पहुंच जाती है कि जैसे जैसे एनीमिया बढ़ता जाता है तो बॉडी का मतलब जो हीमोग्लोबिन का लेवल था वो कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल क्या हो जाएगा, लाइट कलर का हो जाएगा, या ब्लड क्या हो जाएगा, लाइट कलर का हो जाएगा। और जैसे ही लाइट कलर का होगा तो ब्लड किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। अगर अपनी बॉडी ब्लड की जगह बॉडी में पानी सर्कुलेट करे तो बॉडी क्या जीवित रह सकती है, नहीं रह सकती ना। तो इसलिए कम हीमोग्लोबिन भी हानिकारक है और ज्यादा हीमोग्लोबिन भी हानिकारक है। ये तो हो गया अपना फिजिकल एग्जामिनेशन। अब अपन दूसरा टॉपिक इसके अंदर पढ़ते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन किन कौन कौन सी बीमारियां डोनर को हुई है या कौन सी बीमारियां डोनर के प्रेजेंट टाइम है, वो सारी चीजें अपन क्या करते हैं डोनर से पूछ कर पता लगाते हैं कि तुम्हारे इन पास्ट कोई प्रकार की बीमारी तो नहीं थी, और बीमारी थी तो वो कितने दिन पहले थी। वो सारी चीजें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे। और मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको दो चीज बताऊंगा, एक तो पढ़ाऊंगा टेम्पररी डेफरमेंट और एक पढ़ाऊंगा परमानेंट डेफरमेंट। टेम्पररी डेफरमेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसी बीमारी जो इतने टाइम पीरियड पहले हुई थी और वो आप प्रेजेंट टाइम बिल्कुल सही हो गई है अपने, तो वो क्या दे सकता है, ब्लड दे सकता है। इसमें हर बीमारी का क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। अलग अलग बीमारी का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। कोई बीमारी 5 दिन की होती है तो कोई बीमारी 5 साल की होती है, तो कोई बीमारी कितनी होती है, 1 साल की, कोई बीमारी होती है 6 महीने की, कोई 3 महीने की। तो सब बीमारियों का क्या है, सब कंडीशन का क्या है, अलग अलग टाइम पीरियड है। दूसरी चीज आती है परमानेंट डेफरमेंट। परमानेंट डेफरमेंट में क्या आता है, अगर ये बीमारी इस व्यक्ति को है या इस डोनर को है और ये ब्लड डोनेट करना चाहता है, तो कुछ बीमारियां बताऊंगा मैं, लगभग 7 या 8 ऐसी प्रकार की डिजीज है, ठीक है, वो इंसान कभी भी क्या नहीं कर सकता, जीवन में ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। वो कौन से डेफरमेंट के अंदर आता है, परमानेंट डेफरमेंट के अंदर। तो स्टार्ट करें दोस्तों, आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। और मेडिकल एग्जामिनेशन में अपन तो क्या पढ़ेंगे, दो मेथड पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे टेम्पररी डेफरमेंट और एक पढ़ेंगे परमानेंट डेफरमेंट। एक तो पढ़ेंगे पहला तो परमानेंट डेफरमेंट। डेफरमेंट का मतलब होता है रिजेक्शन। डेफरमेंट का मतलब क्या होता है, रिजेक्शन करना, या डोनर को रिजेक्ट करा है और किस कंडीशन के कारण करना है, वो आती है परमानेंट के अंदर। ठीक है, परमानेंट डेफरमेंट। और डेफरमेंट का मतलब होता है रिजेक्शन या रिजेक्ट करना। और एक आता है टेम्पररी डेफरमेंट, कुछ दिन के लिए इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और वापस बॉडी अगर सही हो गई तो वापस क्या कर ले लिया जाता है, इसका डोनेशन ले लिया जाता है। तो अपन करेंगे पहले परमानेंट डेफरमेंट। क्या पढ़ेंगे, परमानेंट डेफरमेंट। कौन सी ऐसी ऐसी बीमारियां जिसके अंदर इंसान जीवन में कभी भी क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता। अगर उसको जीवन में कभी भी ये बीमारी एक बार भी हो गई तो वो क्या नहीं दे सकता, कभी भी ब्लड नहीं दे सकता। वो सारी चीज किसके अंदर आती है, परमानेंट डेफरमेंट के अंदर आती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं परमानेंट डेफरमेंट। परमानेंट का मतलब तो बिल्कुल जीवन में कभी भी नहीं दे सकता, और डेफरमेंट का मतलब होता है रिजेक्शन, की जीवन में उसको एक बार अगर ये बीमारी हो गई तो उसको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहली बीमारी होती है इसके अंदर दोस्तों HIV। क्या होती है दोस्तों, HIV, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं, HIV एड्स। अगर किसी को एक बार HIV एड्स का इन्फेक्शन हो गया तो वो भी क्या नहीं दे सकता, जीवन में कभी भी ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, HIV एड्स हो गया। दूसरी बीमारी होती है कैंसर। क्या होती है, कैंसर। अगर किसी इंसान को कैंसर हुआ है जीवन में कभी भी, या कैंसर की कोई सी भी स्टेज हो गई, उसको फर्स्ट स्टेज पे कैंसर है या सेकंड पे है, या कैंसर की जो भी वायरस है उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या नहीं दे सकता, कभी भी ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, कौन से डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन।
एंडोक्राइन डिसऑर्डर का मतलब होता है या तो डायबिटीज है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर कौन कौन सा आता है, या तो डायबिटीज है या क्या है, थायराइड है, थायराइड है, क्या है, डायबिटीज है या थायराइड है, या तो डायबिटीज की प्रॉब्लम है या क्या है उसके अंदर थायराइड की प्रॉब्लम है, वो भी क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता। एक एक कंडीशन आती है इपिलिप्सी। इपिलिप्सी का मतलब होता है दोस्तों, अगर किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं, या ठीक है चलता चलता उसको क्या आ जाते हैं, मिर्गी के दौरे आ जाते हैं, तो वो भी क्या नहीं दे सकता, कभी भी ब्लड नहीं दे सकता। इसका मतलब होता है मिर्गी के दौरे आना या दौरे पड़ना। ठीक है दोस्तों, ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर की बात हो गई, या तो उसको डायबिटीज है या कोई थायराइड प्रॉब्लम है, वो तो कौन सी डिजीज आती है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर आती है। दूसरी चीजें आती है इपिलिप्सी या मिर्गी के दौरे पड़ना। ठीक है दोस्तों, और एक अंदर अगर किसी की हार्ट की सर्जरी हुई है, हार्ट डिजीज है या ठीक है, तो वो भी क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता। अगर किसी को किडनी की या रीनल प्रॉब्लम है, रीनल डिजीज है किसी के अंदर, तो वो भी क्या नहीं दे सकता, कभी भी ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने कौन सी कंडीशन बता दी, 6 कंडीशन बता दी। ठीक है, अगर किसी को एचआईवी है, वो भी क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता। किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, तो वो भी ब्लड नहीं दे सकता। किसी को एंडोक्राइन डिसऑर्डर में जैसे डायबिटीज है, थायराइड प्रॉब्लम है, वो भी क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता। अगर किसी को इपिलिप्सी या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो वो भी क्या नहीं दे सकता, कभी भी जीवन में ब्लड नहीं दे सकता। अगर किसी को हार्ट डिजीज है या किसी को रीनल डिजीज है या किडनी डिजीज है, तो वो भी क्या नहीं दे सकता, जीवन में कभी भी ब्लड नहीं दे सकता। इनका क्या ले सकते हैं आप, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। दूसरी 7वीं कंडीशन आती है दोस्तों, अस्थमा। अस्थमा क्या होती है, एक तरीके से धूल मिट्टी की क्या आती है, एलर्जी रहती है, तो लंग्स में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। एल्वोलाइन की जो लंग्स की एल्वोलाइन रहती है, उनमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो जिसके क्या हो जाता है, इंसान को या जिस व्यक्ति के अस्थमा हुआ है, उसको क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो अगर किसी के अस्थमा है, तो वो भी क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, और एक कंडीशन आती है हाइपरटेंशन। क्या आती है, हाइपर टेंशन। इसमें होता है हाई बीपी। अगर ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो भी क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता। हाइपरटेंशन, अगर किसी का ब्लड प्रेशर क्या है, हाई, तो वो भी कौन सी कंडीशन के अंदर आता है, परमानेंट डेफरमेंट के अंदर आता है। तो दोस्तों कितनी कंडीशन हो गई, 8 कंडीशन हो गई। आप इन 8 कंडीशन को अपनी नोटबुक में क्या लग सकते हैं, लिख सकते हैं। नवी कंडीशन अपन पढ़ेंगे दोस्तों, एक आती है लेप्रोसी डिजीज। कौन सी आती है, लेप्रोसी। लेप्रोसी समझते हो कि कुष्ठ रोग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कुष्ठ रोग बोलते हैं। जब इंसान के, जब पेशेंट के शरीर पे क्या हो जाता है, डोनर के शरीर पे व्हाइट व्हाइट कलर के चकत्ते बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लेप्रोसी। अगर किसी के लेप्रोसी है, तो वो भी क्या नहीं दे सकता, कभी भी ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, और एक आता है, नेक्स्ट चीज आती है इसके अंदर, नेक्स्ट आता है स्टोमक अल्सर। अगर किसी के एक बार स्टोमक यानी आमाशय, अपना जो पेट, एब्डोमेन में अगर छाले हुए हैं, तो वो भी क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता। तो कौन कौन सी कंडीशन हो गई, एचआईवी किसी का है, तो वो भी ब्लड नहीं दे सकता। कैंसर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर में डायबिटीज, थायराइड, एपिलेप्सी, मिर्गी के अगर किसी को दौरे पड़ते हैं, हार्ट डिजीज, हार्ट में कोई प्रकार की समस्या है, रीनल डिजीज, रीनल में कोई प्रकार की समस्या है, और एक और आती है दोस्तों, लीवर डिजीज। कौन सी आती है, लीवर डिजीज। अगर लीवर में किसी प्रकार की समस्या है, तो वो भी क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता। अस्थमा, जिसको अपन बोलते हैं एलर्जिक डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर है, एलर्जिक डिसऑर्डर है। तो ये भी क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे। जिसका हाइपरटेंशन है या हाई बीपी रहता है, वो भी क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता। एक और आता है लेप्रोसी, जिसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग। इसमें क्या हो जाता है, शरीर पर व्हाइट व्हाइट कलर के क्या बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं, वो भी ब्लड नहीं दे सकता। और स्टोमक अल्सर अगर किसी के हुए हैं, तो वो भी क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता। एक ही लेप्रोसी किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नाम का एक बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो कौन कोज करता है, कुछ लेप्रोसी कोज करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, परमानेंट डेफरमेंट। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, अपन उसमें क्या पढ़ेंगे, टेम्परेरी डेफरमेंट। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। आपका अपना अरविंद कुमार शर्मा आपके साथ हमेशा बना रहेगा, और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। जय श्री श्याम दोस्तों।